हेलो डियर, कैसे हो आप? वी आर गोइंग टू स्टडी ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप बी कॉम थर्ड ईयर एंड आल्सो फॉर एम कॉम स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. A particular chapter, a important chapter we are going to study, students. Now, such is fund flow statement or fund flow एनालिसिस. यानी स्टूडेंट्स, हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फंड फ्लो एनालिसिस की स्टडी करने वाले हैं. फंड फ्लो एनालिसिस यानी कि एनालिसिस ऑफ फंड फ्लो. दैट मीन एनालिसिस एनालिसिस ऑफ फंड फ्लो. यानी स्टूडेंट्स, हम लोगों को पहली चीज तो व्हाट इज फंड एंड इट्स आउटफ्लो एंड इनफ्लो. सो डियर, जो फंड फ्लो एनालिसिस है ना, ये एग्जैक्टली सबसे पहली बात कि इसमें हम साफ मतलब है कि हम जो फंड के फिगर में जो चेंजेस होंगे उसके रीजंस यानी कि उसके कॉजेस एंड साथ में कितना फंड चेंज हुआ है इसके विषय में स्टडी करना है इस चैप्टर में. ध्यान दीजिएगा, इसमें हम बैलेंस शीट की स्टडी नहीं करते, इसमें हम कांस्टेंट फिगर की स्टडी नहीं करते. यानी कि फंड में जो चेंजिंग होगी, यानी कि फंड के फिगर में जो चेंजेस होंगे, हम लोग उसकी स्टडी करनी है. वो चेंजेस क्यों हुए हैं और वो चेंजेस कितना हुआ है, इस बात की स्टडी फंड फ्लो एनालिसिस के अकॉर्डिंग की जाती है. स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो बता दूं आपको कि देखो, हमारे बैलेंस शीट में, हम लोगों के बैलेंस शीट में तमाम सारी फिक्स एसेट्स, तमाम इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट्स एंड आल्सो फिक्स लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, कैपिटल ओनर फंड एंड आल्सो बारोड फंड, डिबेंचर्स एंड तमाम चीज़ें लिखी होती हैं. लेकिन सही मामले में यदि हम अपनी वर्किंग कैपिटल की एनालिसिस नहीं कर पाते हैं तो एक मेजर पार्ट की एनालिसिस नहीं होती है. यहाँ फंड का मतलब वर्किंग कैपिटल से है, फंड का मतलब वर्किंग कैपिटल से है. सो स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्किंग कैपिटल ही प्ले करता है, वर्किंग कैपिटल ही प्ले करता है. सो डियर, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो वर्किंग कैपिटल है ना, ये किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में रेज होता है एंड किस तरह से इसका ये आउटफ्लो होता है, इसका कंज्यूम होता है, कहाँ कहाँ ये जाता है. इसको बनाने के लिए जिस स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है उसे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं. दैट इज क्लियर. यानी कि ये स्टेटमेंट इस बात को बताता है कि हमने जो वर्किंग कैपिटल है वो कहाँ से, कैसे, किन सोर्सेस से रेज किया, और साथ में हमारा जो वर्किंग कैपिटल है ये कहाँ पे या कहाँ को पेमेंट किया, कहाँ को यूज़ किया. साथ ही साथ एक वर्ष में इस फ्लो को मापना. यानी ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कैश फ्लो एनालिसिस के टाइम पर ये समझाया हुआ था कि कैश फ्लो का मतलब क्या होता था कि चेंजेस इन फिगर ऑफ कैश. ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कैश फ्लो के अकॉर्डिंग बताया था कि चेंजेस इन फिगर ऑफ कैश, दैट एनालिसिस इज कॉल्ड कैश फ्लो एनालिसिस. और जब हमने उसके लिए कोई स्टेटमेंट ड्रा किया ये बताते हुए कि कैश कहाँ आउट हुआ है, कैश कैसे इन हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट फॉर्म ड्रा किया, स्टेटमेंट फॉर्मेट ड्रा किया, और यहाँ पे क्या
कि ऐसा स्टेटमेंट जो कैश के इनफ्लो एंड कैश के आउटफ्लो को बताता हो उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, और साथ में उस रीजन्स को भी बताता हो तो उसे हमने कहा क्या कि इट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ डियर, जैसे मैंने आपको बताया 2018-19 और 2019 एंड 20 का जो कैश का फिगर यहाँ 50,000 था, यहाँ 60,000 था। तो एग्जैक्टली आप देखोगे ना इन दोनों के दौरान, इस दोनों ईयर्स के दौरान आपने जो चेंजेस हुए आपके फिगर में वो 10,000 के चेंजेस हुए। यानी कि ये जो चेंजेस है ना इसके रीजंस या काजेस को एंड साथ में वो कितना चेंजेस हुआ, तो चेंजेस तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 10,000 के चेंजेस हुए उसमें। लेकिन फंड फ्लो के अकॉर्डिंग कितना फंड रेज हुआ है या कितना फंड यूज हुआ है ये बिल्कुल बैलेंस शीट से शो नहीं करता है माय डियर, शो नहीं करता है। तो क्योंकि उसमें पहली बात तो हम आपको ये बताएंगे कि आपका वर्किंग कैपिटल और फंड इन दोनों में ये दोनों सेम है। पहली बात कि जो आपका वर्किंग कैपिटल है या जो फंड है, तो फंड डिफरेंट वेज, डिफरेंट टाइप से वेज होता है, डिफरेंट टाइप में यूज होता है। तो एग्जैक्टली इसका बैलेंस शीट से इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आपका फंड कितना ऑर्गेनाइजेशन में रेज हुआ, कितना फंड जनरेट हुआ और कितना फंड यूज हुआ। तो इस बात के लिए हम लोग यहाँ तो कैश फ्लो में क्या है, बैलेंस शीट के ओपनिंग बैलेंस एंड कैश की क्लोजिंग बैलेंस को यदि क्वेश्चन में दे देता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो आप समझ लेते हो कि ये फंड 10,000 का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, यूज हुआ है या रेज हुआ है। लेकिन फंड फ्लो के अकॉर्डिंग, फंड फ्लो में बैलेंस शीट में ये चीजें होंगी, लेकिन चूंकि वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कई होती हैं तो उसमें वहां पे हमें सबका मिला के देखना होता है कि कितना फंड ऑर्गेनाइजेशन में रेज हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है। लास्ट में आपके फंड फ्लो का जो बैलेंस होता है वो इक्वल हो जाता है। तो आज हम लोग ये डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, फंड का मीनिंग क्या है, यहाँ हम इसको कैसे इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे, यानी कि उसकी एनालिसिस कैसे किया जाएगा। तो चलिए एक डिटेल में इसकी स्टडी की जाती है, डिटेल में इसकी स्टडी की जाती है। तो चले देखते हैं भाई। छोड़िए, देखो सबसे पहली बात कि फंड के फिगर में जो चेंजेज होते हैं ना उसके लिए जो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं उसे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। और ये क्यों चेंजेज हुए हैं, इसके रीजंस क्या हैं, इस बात का एक्सप्लेनेशन इसकी एनालिसिस कही जाती है, इसकी एनालिसिस कही जाती है। क्यों कि हम लोगों के या ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड्स है वो कहाँ पे यूज हुआ और कहाँ से आया, यानी कि उनका इनफ्लो कैसे हुआ और उसका आउटफ्लो कैसे हुआ, इस बात की एनालिसिस के लिए जो हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं उसे फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। सो डियर, देखिए सबसे पहली बात, सबसे पहली हम लोगों की जो नीड है वो ये है कि वास्तव में फंड क्या है, वास्तव में फंड क्या है। वास्तव में फंड क्या है, यानी कि फंड का मतलब यहां वर्किंग कैपिटल से होता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, फंड का मतलब यहां किससे है, वर्किंग कैपिटल से है। और अकाउंटिंग के सेंस से वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग सेंस, यानी अकाउंटिंग सेंस में वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है उसके विषय में सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा। यानी कि द एक्सेस ऑफ टोटल करंट एसेट्स ओवर टोटल करंट लायबिलिटीज इज वर्किंग कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आपसे केवल अकाउंटिंग के सेंस में हम इसे कह रहे हैं। अकाउंटिंग के सेंस में एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स जितनी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में
उसका टोटल में से यदि उसके करंट लाइबिलिटीज को डिडक्ट कर लिया जाए तो हमें वर्किंग कैपिटल मिलता है, इट मीन की फंड्स मिलता है। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे ढंग से मालूम है कि करंट एसेट्स क्या होता है और करंट लाइबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, क्योंकि रेशियोज के अकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको इसको समझाया हुआ है, रेशियोज के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं फिर कैश प्लस बैंक प्लस इक्विवेलेंट टू कैश, ये आपके करंट एसेट्स कंसिडर किए जाते हैं। इक्विवेलेंट टू कंसिडर कैश में क्या, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, पेपर नोट या ऐसे मनी, ऐसे पेपर नोट या ऐसे डॉक्यूमेंट्स या ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कैश के इक्विवेलेंट कंसिडर किए जाते हैं, तो उन्हें हम कैश इक्विवेलेंट कहते हैं, यानी कि उनका हम कैश की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डियर, यदि आपके पास कोई चेक है तो भी वो बैंक के थ्रू आप यहाँ पे बैंक में दिखा सकते हैं, तो ये आपका करंट एसेट्स में कंसिडर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो कमाई गई है लेकिन अभी मिली नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री या स्टॉक, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। अब ये जितने भी एसेट होते हैं ये सबके सब करंट एसेट्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कई जगह पे लास्ट क्लासेस में जहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया था, लास्ट क्लासेस में जो रेशियो एनालिसिस स्टडी किया था, टर्नओवर रेशियोज में हम लोगों ने देखा था। तो माय डियर, आप अब नहीं भूलेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यदि आप भूल गए कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज क्या है, तो आप इसकी एनालिसिस कभी कर नहीं सकते, इसकी एनालिसिस कभी आपसे हो नहीं सकती। सो डियर, ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब वर्किंग कैपिटल यानी कि जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो या जब फंड फ्लो का एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको ये जानना अति आवश्यक है। सो डियर, अब करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहला क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस जो बिजनेस के ऑपरेशंस से रिलेटेड हो और जिनको जल्दी पेमेंट देना हो, या ऐसी चीज़ों को जो आपके शॉर्ट टर्म पेमेंट्स हैं, वो सब के सब क्या होते हैं आपके बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि ये आपकी करंट लाइबिलिटीज होती हैं। यानी कि करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी जो होता है वो आपका फंड होता है, ये आपका वर्किंग कैपिटल होता है। सो डियर, अब देखो ना, अगर ये कहा जाए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो करंट एसेट्स है वो 4 लाख का है और आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो करंट लाइबिलिटीज है वो आपकी 3 लाख की है, तो कहा जाएगा कि ये आपका फंड जो है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड है या जो वर्किंग कैपिटल है ना, ये 1 लाख की है। दैट इज क्लियर। अब इस 1 लाख इसी को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलेंगे या इसी को हम फंड बोलेंगे। देखो, जब बिजनेस ऑपरेट होता है, बिजनेस चलता है, या पिछले साल जब भी आपका बिजनेस ऑपरेट होगा, बिजनेस चलेगा, यानी जब बिजनेस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होंगे, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, तो ड्यूरिंग दिस टाइम ये जो वर्किंग कैपिटल होता है ना, टोटल ट्रांजेक्शन्स वर्किंग कैपिटल में ही किए जाते हैं। बिजनेस का कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स वर्किंग कैपिटल में ही किया जाता है। यानी कि बिजनेस जब चलता है तो आप खुद सोचो कि डेटर्स कैश में कन्वर्ट होते हैं, स्टॉक डेटर्स में कन्वर्ट होता है, स्टॉक कैश में कन्वर्ट होता है,
यानी शॉर्ट टर्म पेमेंट्स किए जाते हैं, क्रेडिटर्स का पेमेंट होता है, बिल्स पेबल का पेमेंट्स होता है, यानी कि इन बिजनेस का कंप्लीट ऑपरेशन या कंप्लीट ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो कंप्लीटली वर्किंग कैपिटल पर डिपेंड करता है। यानी कि साल भर बिजनेस, ठीक है, आपका बिजनेस बिल्कुल कुछ ऐसी वजह होती है कि जिनकी वजह से आपके बिजनेस में फंड रेज हो जाता है और कुछ ऐसी वजह होती है जिनकी वजह से फंड यूज हो जाता है। आगे डिस्कशन उसका ब्रीफली किया जाएगा, लेकिन सही मामले में देखा जाए तो बिजनेस की जो ऑपरेटिंग होती है ना, एग्जैक्टली वो किस में होती है, वर्किंग कैपिटल में होती है। कंप्लीट ऑपरेटिंग आपकी वर्किंग कैपिटल में होती है। सो डियर, अब जब वर्किंग कैपिटल में आपकी ऑपरेटिंग होती है तो निश्चित ही आपका वर्किंग कैपिटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि वास्तव में ये वर्ष में जितने भी ट्रांजैक्शंस किए गए, क्या उनसे हमने कितना फंड रेज किया या हमने कितना फंड यूज किया, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर हम इसके लिए जितनी एनालिसिस करते हैं उसको हम फंड फ्लो एनालिसिस कहते हैं। और फंड फ्लो एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, इसको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। इसके दो साइड होते हैं, एक तो सोर्सेस ऑफ फंड का साइड होता है कि कहाँ से हमारे फंड आए, और एक यूजेस ऑफ फंड होता है कि हमने फंड का यूज कहाँ कहाँ किया, ये रीजंस बताते हुए किया। तो इस ऐसे फंड को हम फंड फ्लो स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट को हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं डियर। अब देखो ना, बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे ही आपका ये स्टेटमेंट, आपने इसके विषय में एनालिसिस की बात स्टार्ट की तो एक्सपर्ट्स आपके एग्जामिनेशन में तमाम ऐसे क्वेश्चन पूछ बैठते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। आप कहीं कॉपी कर लो, आपसे एक पहला ही क्वेश्चन आपसे अराइज हो जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। सो डियर, देयर इज वन डिफरेंसेस। पहली बात, डिफरेंसेस तो उसके डिफरेंट हैं, बहुत सारे हैं, हम लोग डिस्कशन किया जाएगा उस टॉपिक पे, लेकिन एक डिफरेंस आपका पहला समझ लो कि फंड फ्लो के अकॉर्डिंग हम वर्किंग कैपिटल में चेंजेस को देखते हैं, जबकि कैश फ्लो के अकॉर्डिंग हम केवल कैश एंड इक्विवेलेंट कैश के जो फिगर्स होते हैं, जो उसमें चेंजिंग होती है या जो चेंजेस होते हैं, हम उसको देखते हैं। फंड के अकॉर्डिंग कैश इंक्लूड्स हो जाता है, फंड के अकॉर्डिंग बैंक एंड ऑल जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं ये कंप्लीटली विथ ऑल द करंट एसेट्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, लेकिन कैश फ्लो के अकॉर्डिंग केवल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन्वॉल्व किया जाता है। दैट इज क्लियर डियर। अच्छा, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम केवल कैश को ध्यान देते हैं एंड इक्विवेलेंट टू कैश को ध्यान देते हैं, लेकिन इसमें क्या ध्यान देते हैं, बिल्कुल फंड यानी कि जिसमें कैश भी इन्वॉल्व है उसको इंक्लूड्स किया जाता है। तो ये आपकी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इसमें डिफरेंसेस जरूर पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में अवश्य पूछा जाता है। छोड़िए, जो हम लोगों का कैश फ्लो एनालिसिस है और जो फंड फ्लो एनालिसिस है, जो प्रैक्टिकल व्यू से और साथ ही साथ सेबी की जो गाइडलाइन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो मानक हैं, इन मानकों के और तमाम जो इंस्टीट्यूट्स ने अपने सुझाव दिए हैं, उसमें कैश फ्लो लिक्विडिटी के लिए फंड फ्लो की अपेक्षा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। आप अपनी कुछ किताबों को स्टडी करेंगे तो ये पाएंगे कि फंड फ्लो की उपयोगिता कहीं कैश फ्लो से कम, विभिन्न इंस्टीट्यूट ने अपने जो सुझाव दिए हैं ये कहा है कि कैश फ्लो कहीं ज़्यादा उपयोगी होता है फंड फ्लो एनालिसिस के अकॉर्डिंग। सो नाउ डियर, अब कहीं ये बात नहीं है कि मैंने जो फंड फ्लो स्टार्ट किया है इसकी एनालिसिस के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसकी एनालिसिस नहीं की जाएगी। मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि फंड फ्लो एनालिसिस एक इतना इंपॉर्टेंट एनालिसिस है क्योंकि जितना फंड है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो रेज हुआ हो चाहे वो आउटफ्लो हुआ हो, ये कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट को बताता है कि ये जो वर्किंग कैपिटल है ना, ये कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट हुआ और कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन से आउट हुआ। सो डियर, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो मैंने इस पे जो आपसे बात कहा, जो आपसे बातें हुई, इसके विषय में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए कि वास्तव में ये जो फंड है ना वो किस सेंस में ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होता है। पहले हम आपको वो बताना चाहते हैं
कि आपने कहा क्या कि टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज, दैट इज क्लियर। तो इसका जो एक्सेस होगा कहीं ना कहीं वो करंट एसेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में करंट एसेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि जो वर्किंग कैपिटल, या इसी को कह सकते हैं फंड, या इसी को कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल, दैट इज क्लियर माय डियर। अब देखो इसमें से ये डिडक्ट होने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन में बचेगा, जो शेष बचेगा, जो बैलेंस बचेगा, वो कहीं ना कहीं करंट एसेट्स के फॉर्म में माना जाएगा, दैट इज क्लियर। अब चाहे आप इसी को फंड कहें या चाहे आप इसी को वर्किंग कैपिटल कहें, इट मीन साफ साफ इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में यदि आपका करंट एसेट्स क्या होता है, इन होता है, इनफ्लो होता है, तो आपके पास क्या होता है, ये सोर्स बनाता है, किसका, सोर्स ऑफ फंड बनाता है। इस मीनिंग को आप समझने की कोशिश कीजिए कि यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में करंट एसेट्स आता है, इन होता है, तो ये सोर्स बनाता है, और यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन से करंट एसेट्स गो होता है, यानी कि आउट होता है, तो ये आपने क्या किया, यूज ऑफ फंड बनाया, यानी आपने उस फंड का यूज कर लिया। इट मीन कि हमको केवल एक चीज इस कंप्लीट चैप्टर में ये चीज देखना है कि हमारा करंट एसेट्स कैसे जनरेट होता है, करंट एसेट्स कैसे जनरेट होता है, बस एक चीज देखना है। यदि ऑर्गेनाइजेशन में करंट एसेट्स जनरेट होता है तो क्या है, फंड बना, यानी कि सोर्स ऑफ फंड हुआ। यदि करंट एसेट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन से जाता है तो क्या हुआ, फंड का यूज हो गया, कार्यशील पूंजी का इस्तेमाल हो गया, यानी फंड का इस्तेमाल हो गया। तो सोडियम हमको इस कंप्लीट चैप्टर में ये देखना है कि हमारे पास कार्यशील पूंजी बनती कैसे है और कार्यशील पूंजी कहाँ यूज होती है, बस इसको देखना है और इस रीजंस को बताना है और इस रीजंस की एनालिसिस की जानी है, और जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसकी एनालिसिस की जाती है इसको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। एग्जैक्टली अब तो आपकी कंप्लीट माइंड में ये कंसंट्रेट हो चुका होगा कि हमें केवल दो चीजों पे ध्यान देना है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। और यदि ऑर्गेनाइजेशन में देखो, यदि ऑर्गेनाइजेशन में आपके करंट एसेट्स जनरेट होता है, करंट एसेट्स आता है, इट मीन कि आपके पास वर्किंग कैपिटल इनफ्लो होता है, ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कैपिटल आता है। और यदि आपने क्या किया, करंट एसेट्स को यूज कर लिया, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन से फंड्स जाता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से फंड पे होता है, यानी आउटफ्लो होता है। छोड़िए, अब हम लोग वो रीजंस जानेंगे कि किन किन वजह से फंड का आउटफ्लो होता है और किन किन वजह से फंड का इनफ्लो होता है। ओके, लेकिन फंड हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तभी बनेगा, फंड हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तभी माना जाएगा जब हमारे पास करंट एसेट्स जनरेट होती हो, जब हमारे पास करंट एसेट्स आती हो, या जब हमारे पास करंट एसेट्स का इनफ्लो होता हो। छोड़िए, चले ये पहले देखें कि वो कौन कौन सी वजह है कि जिनसे हमारा फंड जनरेट होता है। इसके पहले हम आपको बता दें कि किन किन वजह से, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज होगी जिसके अकॉर्डिंग फंड जनरेट ही नहीं होगा। यानी कि इन दोनों एस्पेक्ट को जब हम समझ जाएंगे तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना, साथ में उसकी एनालिसिस करना बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। छोड़िए, यदि ये कहा जाए कि मान लो आपके पास टोटल करंट एसेट्स 1 लाख है, सपोज कर लो आप, और टोटल करंट लायबिलिटीज 50,000 है, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल हुआ, यानी वर्किंग कैपिटल या फंड कितने का हुआ, सर 50,000 का। दैट इज क्लियर, बोलो दैट इज क्लियर। अब देखो ना, आपने क्या किया ना, चलो मान लो एक इंफॉर्मेशन ले लो, डेटर्स यहाँ 10,000 थे, इसमें डेटर्स कितने के थे, 10,000 से। अब देखो इससे क्या हुआ, ये डेटर वसूल हो गए, यानी इन डेटर, ये डेटर खत्म हो गए, आपको कैश मिल गया। दैट इज क्लियर। तो ये जो कैश है ये क्या है, करंट एसेट्स है, तो ये कैश यहाँ आके जुड़ जाएगा। इट मीन कि तभी आपका जो वर्किंग कैपिटल है ना वो कितना ही बचा,
सिर्फ 50,000। दैट इज क्लियर। यानी कि आपने क्या किया, करंट एसेट्स का करंट एसेट्स में कन्वर्ट किया, तो वहां से कोई फंड फ्लो नहीं होता है। अच्छा चलो एक सिंपल वे में सोचो कि हम एक एग्जांपल्स ले लें। आपके पास कैश 50,000, स्टॉक 20,000, डेटर्स 10,000 एंड क्रेडिटर्स आपके पास 10,000 थे। तो यदि आप कहेंगे वर्किंग कैपिटल 50 20 70, 10 80 में से 10 घटा दो तो 70,000 का वर्किंग कैपिटल या फंड है। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना आप टॉपिक पे। अब देखो ना, अब देखो क्या किया कि आपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, आपने पेमेंट कर लिया। किसका पेमेंट किया, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर लिया। तो चलो देखो अब कैश आपके पास कितना बचेगा, 40,000, स्टॉक कोई कन्वर्जन नहीं, डेटर्स 10,000, क्रेडिटर्स खत्म हो गए, तो आपके पास जो करंट लाइबिलिटीज था वो नहीं है। तो 40 20 60 10 70, वर्किंग कैपिटल आपके पास तब भी कितना बचा, 70,000। यानी कुछ ऐसे रीजंस हैं डियर जिसके विषय में स्टडी किया जाएगा कि कब आपका जो फंड है ना, कब आपका फंड यूज हो जाता है और कब आपका फंड यूज नहीं होता है, किन किन ट्रांजैक्शन से, किन किन के पेमेंट से, किन किन के रिसीट से आपके फंड पर कोई इफेक्ट नहीं होता। मैंने कुछ एग्जामिनेशंस में ये देखा है कि आपके एक्सपर्ट, आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं वो बहुत इजीली आपसे पूछ बैठते हैं कि ये बताइए कि इसमें फंड फ्लो है कि नहीं है। उस समय आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो डिटेल इसकी स्टडी की जाएगी कि कब फंड फ्लो होगा और कब फंड फ्लो नहीं होगा। सो डियर, यहाँ के केसेस में क्या देखा आपने, देखा कि अगर करंट एसेट्स में कन्वर्ट होती है तो कोई फंड फ्लो नहीं होगा। आपने देखा कि यदि करंट लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाए तो कोई फंड फ्लो नहीं होता है। तो ऐसे तमाम रीजंस में अब इसके डिटेल्स में स्टडी किया जाएगा कि कौन से ऐसी वजह है कि जिनसे फंड का इनफ्लो होता है, फंड का आउटफ्लो होता है। सो डियर, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कार्यशील पूंजी के यूज तथा कार्यशील पूंजी के स्रोत यानी कि यूजेज ऑफ फंड यानी कि वर्किंग कैपिटल किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में आता है और वर्किंग कैपिटल किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन से जाता है, इसके लिए जो हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये कैश फ्लो से डिफर होता है जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स कंप्लीटली यहाँ जो फंड का मतलब है वो वर्किंग कैपिटल से है, वो वर्किंग कैपिटल से है। वो वर्किंग कैपिटल का मतलब कि चालू संपत्तियों का, चालू दायित्वों पर जो आधिक्य होगा यानी कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज जो होता है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं अकाउंटिंग सेंस में। ध्यान देना, कार्यशील पूंजी का जो अकाउंटिंग अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं उसको हम यही यूज करते हैं कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। नाउ डियर, इस प्रेजेंट चैप्टर में हम लोगों को केवल ये स्टडी करना है कि हमारा वर्किंग कैपिटल किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में आता है और वर्किंग कैपिटल किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन से जाता है। यानी कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है कि जिसमें वर्किंग कैपिटल के यूज एंड वर्किंग कैपिटल के सोर्स की स्टडी की जाती है कि किस प्रकार किस ट्रांजैक्शन से वर्किंग कैपिटल इनफ्लो होता है और किस प्रकार वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो होता है। छोड़िए चलते हैं इसके विशेष एक्सप्लेनेशन पर। छोड़िए, फंड फ्लो एग्जैक्टली जो आपका टॉपिक है ना, ये वर्किंग कैपिटल के चेंजेस में जो रीजंस होते हैं उसको लेके हम बनाते हैं। इट मीन मैंने आपसे एक क्वेश्चन अराइज किया, एक छोटा सा क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा कि यदि आपके पास करंट एसेट्स
50,000 है और करंट लाइबिलिटीज 10,000 है, तो वर्किंग कैपिटल कितना होगा? तो आपका रिप्लाई होगा सर वर्किंग कैपिटल 40,000। अगर हम ये कहें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना आपके पास फंड अवेलेबल बचता है? तो ध्यान दो कि जब आपने इनका पेमेंट किया तो यहाँ फिगर कितना बचेगा? 40,000, और यहाँ ये कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब है ये है कि तब भी आपका फंड 40,000 का ही बचा, यानी वर्किंग कैपिटल 40,000 का बचा। सो डियर, ये इंपॉर्टेंट है ना कि उन रीजंस को देखा जाए, उन रीजंस को जांचा जाए जिनकी वजह से हमारे फंड में या ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपिटल में चेंजेज होते हैं, वर्किंग कैपिटल में चेंजेज होते हैं। सो डियर, चलिए हम आप ये डिस्कशन किया जाए या उस टॉपिक के विषय में ये जाना जाए कि किन की वजह से वर्किंग कैपिटल में चेंजेज आते हैं, वर्किंग कैपिटल में चेंजेज आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। चलो मान लो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एज ए बीकर हम जो है यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन से, ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन से ये और ये देखो, ये देखो, यानी स्टूडेंट्स ये एक बीकर है, ये इसमें ये फंड देखो आपका आ रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में फंड आ रहा है। सो डियर, ये आपके रिसोर्सेस हैं, ये आपके रिसोर्सेस हैं फंड आने के, और ये जो सेंस है ना, ये कंप्लीटली यहाँ लिखेंगे वर्किंग कैपिटल। ये देखो ये क्या हो रहा है, ये आउटफ्लो हो रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से फंड बाहर निकल रहा है, और ये प्रोसेस है, ये इनफ्लो का प्रोसेस है। माय डियर, ये आपका फंड है, यानी ये कह सकते हैं कि ये वर्किंग कैपिटल है, और ये वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे मैंने फंड या वर्किंग कैपिटल बात एक ही है, चलो यहाँ पे या फंड ये डिस्क्लोज किया हुआ है। यानी कि अब हम लोग इस पे डिस्कशन किया जाएगा कि कौन से ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में फंड इनफ्लो होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में फंड इनफ्लो होता है, और कौन से ऐसे वजह हैं कि जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन से फंड आउटफ्लो होता है। फ्लो मीन्स मैंने आपको बताया था कैश फ्लो में भी, और यहाँ पे भी कैश फ्लो का मतलब चेंजेज होता है, चेंजेज होता है। तो चले डियर, चलो सबसे पहले ये देखा जाए कि ये चेंजेज होते किस वजह से हैं, यानी कि ये जो फंड फ्लो होता है ये क्यों होता है। मैंने साफ साफ आपको एक पहली बात डिस्कशन कर लिया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में करंट एसेट्स का क्रिएशन होता है तो आप समझो वर्किंग कैपिटल का क्रिएशन होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन से करंट एसेट्स जाता है, यानी कि वो यूज हो जाता है, तो समझो कि आपका वर्किंग कैपिटल यूज हो रहा है, यूज हो रहा है। इट मीन ये यूजेस ऑफ फंड है, और ये सोर्सेस ऑफ फंड है। दैट इज क्लियर? ओके, चले देखें एक सिंपल वे में। देखो स्टूडेंट्स, एक सिंपल वे में देखा जाए तो देखो आपने क्या किया, सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स किया। यदि कैश कंसिडरेशन के लिए आपने शेयर्स इशू किया, अब ये शेयर्स चाहे प्रीमियम पर इशू हो, चाहे ये शेयर्स भाई डिस्काउंट पर तो इशू होता नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 ने आपसे पहले ही बोल दिया। तो यदि कैश कंसिडरेशन के लिए शेयर्स इशू होता है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में
फंड जनरेट होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में फंड आता है। यानी कि चाहे वो शेयर्स क्या हो, चाहे वो शेयर्स इक्विटी हो या चाहे वो प्रेफरेंस हो, तो सेम जस्ट अपोजिट, यदि आपने क्या किया, बाई बैक ऑफ शेयर किया या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन से फंड क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन से फंड चला जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। ओके डियर, अब देखो आपने लिखा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट बेच दो या कोई फिक्स एसेट बेच दो, आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट बेच दो या कोई फिक्स एसेट्स बेच दो, तो आपने यदि कैश कंजर्वेशन के लिए आपने यदि इनको बेचा हुआ है तो निश्चित आपके ऑर्गेनाइजेशन में इनफ्लो होगा फंड का। और जस्ट अपोजिट, यदि आपने क्या किया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट किया या परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किया, तो निश्चित ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में फंड आएगा, निश्चित ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में फंड, सॉरी अगर परचेज किया तो जाएगा, सेल किया तो आएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक, इशू ऑफ डिवेंचर्स, यदि आपने डिवेंचर्स इशू किया तो ऑर्गेनाइजेशन में फंड आना है, यदि आपने इनका रिडम्पशन किया, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स किया, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन से फंड जाना है, यानी ये आउटफ्लो हो जाएगा डियर, आउटफ्लो हो जाएगा। अच्छा, और कौन सी वजह होती है जिनकी वजह से फंड आपके यहाँ जनरेट होगा, और कौन सी वजह होगी जिनकी वजह से फंड आपके यहाँ से यूज हो जाएगा, तो चलिए मैं बता दूं सॉरी, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यदि ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस, यदि आपका कोई फंड जनरेट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में ये माना जाएगा कि आपके यहाँ फंड का क्रिएशन हुआ है। और साथ ही साथ यदि आपने कोई फंड लॉस किया है, फंड लॉस बाई ऑपरेशंस, यदि ऑपरेशन से आपने फंड लॉस किया है तो निश्चित ही आपके ऑर्गेनाइजेशन से फंड क्या होगा, आउटफ्लो होगा। डियर देखो अब क्या होगा, देखो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का जो इफेक्ट होता है ना, वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन होता है। यानी कि हम लोग एक स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाया जाएगा, वहाँ पे वर्किंग कैपिटल के जो चेंजेस होंगे, जो फिगर जो उसका इफेक्ट जाता है, तो जब डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आता है तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन होता है, यानी कि इट मीन कि ये सोर्स ऑफ फंड होता है। और यदि इंक्रीज होता है, इंक्रीज ऑफ फंड वर्किंग कैपिटल इफेक्ट होता है, तो ये निश्चित ही फंड का आउटफ्लो होता है। तो हम लोग इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आगे की क्लासेस में हम आपको डिटेल बताएंगे, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। देखो यदि आपने डिविडेंड्स रिसीट किए, तो डिविडेंड रिसीट किया तो क्या हुआ, ये डिविडेंड रिसीट आप लिखेंगे, डिविडेंड रिसीट किया तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में फंड इनफ्लो हुआ। यदि आपने क्या किया, डिविडेंड पेड किया, तो ऑर्गेनाइजेशन से फंड चला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन से फंड यूज हो जाता है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, यदि आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है और यदि आपने इंटरेस्ट पेड किया है, आपने क्या किया, लॉन्ग टर्म बारोइंग किया है, यानी कि लॉन्ग टर्म बारोइंग किया है, तो फंड आता है। यदि आप क्या किए, पेड ऑफ लॉन्ग टर्म बारोइंग, यानी दीर्घकालीन जो लोन है, यदि आप उनको पेमेंट करते हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से क्या होगा, फंड आउटफ्लो हो जाएगा डियर, फंड आउटफ्लो हो जाएगा। तो देयर आर सम रीजंस वेयर द इनफ्लो
and outflow we discussed about the topic of फंड फ्लो स्टेटमेंट। एंड देखो जब हम लोग इस क्रिएशंस को जो ये बनाया गया है, ये देखो फंड का क्या हो रहा है, ये देखो इनफ्लो हो रहा है और यहाँ पे मैंने बताया कि ये फंड का आउटफ्लो हो रहा है। तो यदि हम इसको एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में लेते हैं, एक स्टेटमेंट, और यहाँ ये फंड है, ये वर्किंग कैपिटल है और ये वर्किंग कैपिटल है, इधर से निकलता है और ये देखो वर्किंग कैपिटल आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है। तो the activities from where fund creates in our organization that is discussed here, and the activities when fund raise fund outflow from organization that we discussed here. Now yes student, अब ऐसे कंडीशंस पे आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने हैं, तो ये देखो कंप्लीट कंटेंट्स जो होता है ये एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ये कंप्लीटली यूज ऑफ फंड होता है और ये साइड सोर्स ऑफ फंड होता है। तो बहुत इजीली हम लोग सोर्स ऑफ फंड एंड यूजेज ऑफ फंड के जो कंटेंट्स थे उसको स्टडी किया। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो एक सिंपल वे में कि अगर हमारा करंट एसेट्स यूज हो जाएगा, हमारे पास से ऑर्गेनाइजेशन से करंट एसेट्स चला जाएगा तो फंड यूज हो गया, और यदि करंट एसेट्स का क्रिएशन हो गया तो फंड हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, यानी इनफ्लो हो गया। बस इसी का हम लोगों को कंप्लीटली इस चैप्टर में स्टडी करना है। ओके ओके डियर, चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखा जाता है। सो डियर, सबसे पहले कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एनालिसिस एंड फंड फ्लो एनालिसिस। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड हाउ यू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है और इसे कैसे तैयार किया जाता है। तो चलें सबसे पहले हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने की तैयारी कैसे की जाती है उसको स्टडी किया जाए। यानी कि there are 3 steps to preparation of fund flow स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग 3 स्टेप्स से पास होते हैं, यानी 3 स्टेप के द्वारा हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। पहला नोट कीजिए, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल के लिए, यानी वर्किंग कैपिटल चेंज के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे हमको 2 चीजें पता चलती हैं। एक पहला इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड सेकंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल के से फंड रेज होता है, फंड आउट होता है फंड ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि एक स्टेटमेंट ऐसा बनाते हैं कि जो हमें इनके इंक्रीज का और इनके डिक्रीज का मैटर शो करता है कि ये इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स सेकंड एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इससे हमें 2 चीजें पता चलती हैं। देखो अगर इंक्रीज होता है तो ये यूजेज ऑफ फंड साइड में लिखते हैं, अगर डिक्रीज होता है तो सोर्सेस ऑफ फंड साइड में लिखते हैं। यानी जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो अगर फंड यूज हो जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है वर्किंग कैपिटल, तो ये यूजेज ऑफ फंड में लिखते हैं, और यदि डिक्रीज हो जाता है तो सोर्स ऑफ फंड में लिखते हैं। सो डियर, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इससे हमको 2 चीजें मिलती हैं। एक तो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग जब बिजनेस ऑपरेट हो रहा था तो ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग फंड साल भर में फंड कितना जनरेट हुआ, एंड सेकंड फंड लॉस्ट बाय ऑपरेशन, यानी कि बिजनेस के ऑपरेशन से फंड लॉस्ट हुआ, यानी वर्किंग कैपिटल आउट हुआ
तो ये आपका सोर्स ऑफ फंड बनाता है, ये आपका यूजेज ऑफ फंड होता है। तो माय डियर लास्ट स्टेप पे हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट ड्रा करते हैं। जब ये दोनों चीजें, ये इनमें से कोई एक आएगा, इनमें से कोई एक आएगा, तब जाके फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्रिएशन, यानी तब जाके फंड फ्लो स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। तो सोडियर, और सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब साफ है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को शो किया जाएगा, उनके बीच उनके प्रीवियस ईयर फिगर एंड करंट ईयर फिगर को चेक किया जाएगा। तो इससे हमको दो चीजें निकल के आएंगी, या तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। नाउ डियर चलिए देखते हैं। ये आपका फिगर होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का। तो सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को ड्रा कर लें। कैसे, पहले मुझे ड्रा कर लेने दें। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यानी कि आप लिखेंगे ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ये मालूम है फिगर ऑफ करंट ईयर, ये फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, या इसमें से ये लिखो फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर और फिगर ऑफ करंट ईयर। दैट इज क्लियर। अच्छा, इसका इफेक्ट जो होगा आप लिखेंगे इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, ये इंक्रीज का होगा और ये डिक्रीज का होगा। दैट इज क्लियर। तो अब हम आपके सामने सबसे पहला जो प्रिपरेशन है, यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चलो इसके विषय में देखा जाए। सबसे पहले मैं बता दूं कि करंट एसेट्स इफ इंक्रीज दैट वर्किंग कैपिटल इफेक्ट इंक्रीजेज। वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीजेज होगा। ये नोटिस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 50,000 का कोई करंट एसेट्स था प्रीवियस ईयर में, अब हो गया 60,000 का, तो जो इसका इफेक्ट आएगा ये 10,000 इंक्रीजेज आ जाएगा। दैट इज क्लियर। अच्छा, सेकेंड, डिक्रीजेज ऑफ करंट एसेट्स इज इफेक्ट डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि यदि चालू संपत्ति में कमी होती है तो वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट जो होगा वो कमी का होगा, नहीं डिक्रीज का होगा। जैसे मान लो आपके पास ये पहले 50,000 का था, अब 20,000 का हो गया, तो डिक्रीज फिगर कितना मेंटेन होगा, 30,000 का। ओके, चलो ठीक है। अब देखो इसका हम टोटल कर लेते हैं, तो ये 5 यानी ये 1 लाख और ये 80,000। अच्छा चलो, अब थर्ड केस क्या लिखते हैं। आप साथ में देखो, वेल स्टडी करते हुए चलना साथ में, क्योंकि मैं इसे आपका ये स्टेटमेंट भी बना दे रहा हूं, आपको ये भी समझा रहा हूं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। तो नाउ डियर यहां देखो कि इफ इंक्रीज द करंट लायबिलिटीज then working capital effect decreases। अगर आपका करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो उसका इफेक्ट होता है वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 20,000 का पहले कोई करंट लायबिलिटीज था, अब हो गया 30,000 का, तो क्या आपने बताया आपको इफेक्ट इसका क्या होगा, डिक्रीजेस मैंने कहा, तो ये आपका इफेक्ट 10,000 का डिक्रीजेस का हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ, अगर आपका करंट लायबिलिटीज डिडक्ट होता है, घटता है, यानी कि इफ करंट लायबिलिटीज डिक्रीजेज देन वर्किंग कैपिटल इफेक्ट इंक्रीजेज।
ठीक है, वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज का हो जाएगा माय डियर, इंक्रीज का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा आपका करेंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, पहले आपका 30,000 का था, अब 20,000 का हो गया, तो क्या हुआ इफेक्ट इसका क्या होगा, इंक्रीज, तो इंक्रीज में इसको लिख देंगे 10,000। अब देखो इसका टोटल कर ले, हम इसका टोटल कर लिया टोटल इसका जी, तो ये 20-30 50,000 रुपये और ये 30-20 50,000 रुपये, एग्जैक्टली इस फिगर में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो चले अब हम इसका इफेक्ट जांच लें। सबसे पहले इसको समझने से पहले आप इसको जो मेनली हम लोगों की जो जरूरत है, जो हम लोगों की नीड है उसे देख लें। तो हमारी नीड डियर क्या है, सबसे पहली नीड हम लोगों की क्या है, वो ये है ना कि ये देखो 10 20,000 एंड ये 30 प्लस 10 40,000, यानी कि डिक्रीज साइड ज्यादा है और इंक्रीज साइड कम है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, यानी कि इसका इफेक्ट जो होगा यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितने से 30 प्लस 40 में से 20 यानी डिडक्ट कर लो तो ये आ जाएगा 20,000, और जब आप इसका टोटल कर लोगे तो ये सबका सब आ जाएगा 40,000। दैट इज क्लियर फिगर, ओके। तो आपने इसमें क्या पाया, आपने ये देखा कि डिक्रीज साइड ज्यादा था, तो मैंने यहाँ क्या लिखा डिक्रीज, और अमाउंट कहाँ लिख दिया इंक्रीज साइड में, ताकि ये इक्वल हो जाए। ओके डियर जी, ओके। सो डियर एग्जैक्टली यदि आप देखोगे ना तो आप ये पाओगे कि जो आपका वर्किंग कैपिटल है, यानी कि इसमें स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से जो आपको एग्जैक्टली निकालना है वो क्या निकालना था, इंक्रीज या डिक्रीज। आपका डिक्रीज ज्यादा था तो आपने फिगर पाया डिक्रीज का। तो ये जो 20,000 का डिक्रीज आया है, एग्जैक्टली ये कहाँ जाना है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में डिक्रीज यानी सोर्स ऑफ फंड बनाता है, और इंक्रीज होता तो यूज ऑफ फंड बनाता, यूज ऑफ फंड बनाता। सो डियर आई होप कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपके समझ में आ गया होगा। वैसे भी इसको देखो कि 1,80,000 20,000 एंड 50,000, यानी कि 1,00,000 में से 80,000 माइनस किया, या 1,00,000 माइनस 50,000 बैलेंस बचा 50,000, 80,000 माइनस 50,000 बैलेंस बचा 50,000, 1,00,000 में से कितना 50,000, 80,000 में से कितना 30,000, तो 50,000 में से 30,000 माइनस करोगे तो वैसे भी आपका 20,000 का फिगर आएगा। तो इसके लफड़े में मत पड़ना, आपको मैं एक सिंपल आइडिया बता दूं, बहुत ही सिंपल आइडिया, कि आप इसको जांच लो, लेकिन ये कंटेंट, ये मैटर आपका सही होना चाहिए, ये मैटर आपका सही होना चाहिए। कि क्या बहुत सिंपल है कि करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो इफेक्ट इंक्रीज का आएगा, करंट एसेट्स डिक्रीज होता है तो इफेक्ट डिक्रीज का आएगा, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो इफेक्ट डिक्रीज का आएगा, जस्ट अपोजिट। एंड करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होता है तो इफेक्ट इंक्रीज का आएगा, यानी एसेट का जस्ट अपोजिट ये आपका फिगर आता है। सो माय डियर, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो फर्स्ट स्टेप है ये आपका मुकम्मल होता है। फर्स्ट स्टेप आपके समझ में आना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो डियर देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सबसे पहली बात तो इस चैप्टर में हमको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को ब्रीफली समझना होगा। यानी कि हमारा जो करंट एसेट्स है, कभी कभी आप कंफ्यूजन में आ जाते हो कि करंट एसेट्स क्या चीज़ें हैं। अभी क्लास की स्टार्टिंग में मैंने बहुत बढ़िया से आप लोगों को करंट एसेट समझाया, कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं कि जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में ले आने से आपको कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग उसके विषय में ब्रीफ डिस्कशन किया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं कि जो कभी कभी करंट एसेट स्टेट होते हैं, कभी कभी वो कुछ और स्टेट होते हैं, जिसका विशेष डिस्कशन किया जाएगा आपके टॉपिक में। यानी कि कभी कभी आपने एक चीज़ देखा होगा कि इस इन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेशन नहीं दिया है कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। चलो सबसे पहले कि आपको जो कंफ्यूजन है, इन्वेस्टमेंट कभी कभी आपके बैलेंस शीट में एज ए इन्वेस्टमेंट लिख देता है,
और क्वेश्चन में कभी आपसे इसने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि ये इन्वेस्टमेंट आखिर शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इस इन्वेस्टमेंट को हम ले कहाँ जाएं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में ले जाएं, या इसमें जो एक्सेस हुए हैं या जो इसमें कमी हुई है, डिक्रीजिंग हुआ है, ये इसको क्या हम माने, ये स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होता है। तो जब स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होता है ना, तो उसका सभी का सभी क्वेश्चन क्या होता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, दिमाग से बाहर हो जाता है। ऐसे ही प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रपोज डिविडेंड्स, यानी कुछ ऐसे नाम हैं कि जो बहुत कंफ्यूज करते हैं आपको फंड फ्लो के चैप्टर में, या फंड फ्लो के अकॉर्डिंग जब आप एनालिसिस कर रहे होते हो, तो ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं कि ये कंटेंट या ये एलिमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि इनको क्या ट्रीट किया जाए। एग्जैक्टली अकाउंटेंट्स कहते हैं कि ये अगर इन्वेस्टमेंट की बात है, चलो इसको देखते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात है, किसकी बात है, ब्रीफली ध्यान दो, अगर इन्वेस्टमेंट की बात है तो क्वेश्चन में देखो कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके बैलेंस शीट के अंदर नहीं बोलता है, हमेशा क्या नाम देता है, आपने देखा होगा बैलेंस शीट में, आपको मालूम होगा कि हमेशा क्या नाम देता है, ये देता है इन्वेस्टमेंट, ओनली इन्वेस्टमेंट के नाम से ये देता है। यानी कि जब आपकी बैलेंस शीट के अंदर लिखा हो इन्वेस्टमेंट, तो आप इसे क्या मानोगे, जी एग्जैक्टली मानेंगे आप कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है डियर, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर ये फिक्स एसेट्स के बीच में कहीं लिखा हुआ है, यानी कि जो रेफरेंसेस फिक्स एसेट के होते हैं उनके साथ अगर लिखा होता है, तो हम इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा हो, एग्जैक्टली आपके बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा हो, तो आप क्या मानोगे, इजली, बहुत इजली आप इसको करंट एसेट्स ट्रीट कर लेंगे और यहाँ पे इसको कंसिडर किया जाएगा। नाउ डियर, अभी एक बात और है कि ये बैलेंस शीट में ना फिक्स एसेट्स के साथ में नहीं दिया हुआ है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोला, वो तो बोलता भी नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोला है। अच्छा, वो दिया कहाँ है, इन्वेस्टमेंट दिया है करंट एसेट्स के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन करंट एसेट के बीच अगर दिया है या करंट एसेट के बीच दिया है और सिंपल में इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, और लिखा कहाँ है, करंट एसेट के बीच, तो फिर क्या है, वो करंट एसेट्स माना जाएगा, करंट एसेट्स ट्रीट किया जाएगा। एंड देखो अब आपके सामने समस्या होने वाली है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को लेके। तो एक एक एडजस्टमेंट है, हम लोग आगे चल के इसकी डीपली स्टडी की जाएगी कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को छोड़िए, एग्जैक्टली मैं बता दूं, आपके सामने एक समस्या होती है। क्या समस्या होती है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो यदि बैलेंस शीट के अंदर यदि संपत्तियों में यानी एसेट में सबसे पहले ये देखें कि ये दिया कहाँ पे है। बैलेंस शीट के अंदर यदि ये नॉन करंट एसेट्स के बीच में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या मानेंगे, फिक्स एसेट्स मानेंगे, यानी ये नॉन करंट एसेट्स हो जाएगा। यदि इसमें कोई कन्वर्जन होता है तो ये माना जाएगा कि ये कहीं न कहीं से फंड का क्रिएशन हुआ है, किसके बीच, इन्वेस्टमेंट के बीच, यानी कि तब इसको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स ट्रीट कर लेंगे जब ये करंट एसेट्स के बीच दिया होगा तब। ओके, यदि ये करंट एसेट्स के बीच में दिया हुआ है या करंट एसेट्स कंसीडर किया गया है, तो केवल इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ तब भी हम इसको शॉर्ट टर्म एसेट्स मानेंगे, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल के इस स्टेटमेंट में ले आके हम उसके फंड के आगमन या फंड के निर्गमन को देखेंगे कि वो इफेक्ट क्या डालता है, दैट इज क्लियर डियर। ओके,
अब देखें अब क्या होता है कि सबसे पहली बात कि इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म नाम लिख के दे दिया, अमूमन बैलेंस शीट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कभी नाम नहीं देता है, अमूमन नहीं देता है। ये कहाँ देता है? ये बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स के बीच में दे देता है डियर। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक्चुअली जो टैक्स पेमेंट करने हैं ये तो चल दायित्व होता है, इट इज करंट लायबिलिटीज। सो डियर हम इसको दो चीजें मान सकते हैं, एक तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और नेक्स्ट क्या मान सकते हैं, नेक्स्ट मान सकते हैं कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान सकते हैं। इन इसको दो चीज ट्रीट किया जा सकता है, एक तो करंट लायबिलिटीज और दूसरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि यदि हमने करंट लायबिलिटीज ट्रीट कर लिया तो हम इसके अंदर ले आएंगे, और यदि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट किया तो हम उसका अगला जो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा वहां पे ट्रीट किया जाएगा। तो जब हम एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो इसके विषय में हम विशेष बताएंगे। माय डियर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आप डेटर्स के अमाउंट से इसको डिडक्ट कर सकते हैं या आप इसके अंदर ले आ सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में चाल दायित्व है यानी कि करंट लायबिलिटीज ट्रीट कर सकते हैं और यहाँ पे दिखा सकते हैं इसके अंदर। सो स्टूडेंट्स, प्रपोज डिविडेंड भी आप करंट लायबिलिटीज ट्रीट कर सकते हैं और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी ट्रीट कर सकते हैं। तो दोनों यानी ये एक एक एडजस्टमेंट आपकी अगली क्लास में चलेगी डियर, एक एक एडजस्टमेंट अगली क्लास में आपकी चलेगी। तो हम समझते हैं कि इस एक एक एडजस्टमेंट को लेके आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं और एक एक एडजस्टमेंट के साथ ये फंड फ्लो स्टेटमेंट बस आप क्लास में बने रहें, बस आप क्लास में बने रहें। तो ओके, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।